आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। हिंदी में शब्दों के कितने भेद होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शब्द के कितने भेद हैं, उसका क्या क्या उदाहरण है, हम लोग प्रत्येक भेद को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शब्द भेद के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। हिंदी में जो शब्द हैं उन शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया है। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसका हम लोग मतलब इसको देखने के बाद में हम लोग इसका विस्तार से देखेंगे कि उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्दों के और कितने भेद किए गए हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से इसको देखने के बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा है, शब्द का जो वर्गीकरण का आधार है वो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पे। ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरा है जो आधार है वो रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद अर्थ के आधार पे। तो हिंदी में देखिए ये जो 4 मुख्य आधार है, ठीक, इन चारों आधारों के आधार पे क्या है, हिंदी को और विभिन्न प्रकारों में क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, या इसका जो शब्द है उसका भेद किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे एक एक ये जो आधार है हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण का जो आधार है, उत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पे, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे, रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पे, अर्थ के आधार पे, इन आधारों का हम लोग अलग अलग अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आधार है वो है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों का ये जो वर्गीकरण का आधार था वो उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्दों का भेद था। तो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्दों का जो भेद है या शब्दों का जो प्रकार है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या उसको देसी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर विदेशज, विदेशी या आगध भी कह सकते हैं। उसके बाद में फिर 5वां जो है वो संकर है। ठीक है, तो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे हिंदी में शब्दों का जो वर्गीकरण है या शब्दों का भेद है वो 5 है। ठीक है, उसको हम लोगों को याद रखना है कि उत्पत्ति, स्रोत के आधार पे कितने शब्दों के भेद होते हैं, 5 होते हैं। और इस 5 भेद का हम लोग विस्तार से देखेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फिर आगे हम लोग देखेंगे तत्सम, तद्भव और इसका मतलब ये जो उत्पत्ति एवं स्रोत, इतिहास के आधार पे शब्दों के भेद को हम लोग विस्तार से देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग तत्सम को देखते हैं। ये जो तत्सम है तो हम लोग कैसा शब्द को हम लोग तत्सम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब शब्द मतलब किस तरह का शब्द होगा उसको हम लोग तत्सम कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका मतलब अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो तत्सम ये जो शब्द है ये देखिए 2 शब्द से मिलकर के बना है। कौन सा, तत् और सम। ठीक है, तत्सम शब्द 2 शब्द से मिल के बना है, तत् और सम। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, मतलब ये जो तत्सम है संस्कृत मतलब 2 शब्द से मिला है, तत् और सम, और इसका अर्थ होता है, ये तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आया है। ठीक है, मतलब
तत्सम शब्द हम लोग उसको कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से, ठीक है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों वो हिंदी में प्रयोग होने लगता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में जो शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में, वही शब्द हिंदी में भी बिना परिवर्तन किए हुए वो हिंदी में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो वैसा शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, अग्नि, ठीक है, अग्नि, माता, पिता, प्रश्न, प्रकाश, पत्र है, सॉरी, पत्र, प्रकाश, सूर्य आदि। तो ये शब्द देखिए, अग्नि, माता पिता, पत्र, प्रकाश, सूर्य, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा के शब्द ही हिंदी में जब प्रयोग होता है तो बिना परिवर्तन किए हिंदी में भी हम लोग अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। माता पिता, माता, ठीक है, माता हम लोग मतलब बिना परिवर्तन किए संस्कृत का ही हिंदी में प्रयोग करते हैं। पिता, पत्र, प्रकाश, सूर्य, ये सब संस्कृत शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या शब्द कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा वाला देखिए, दूसरा है तद्भव। ठीक है, ये जो तद्भव हम लोग तद्भव किस तरह के शब्दों को कहेंगे? ठीक है, तद्भव भी दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तत् ना, तत् धन भव, तद्भव दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तत् धन भव, और इसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द से है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। संस्कृत शब्द से विकृत होकर बने शब्द हैं। तद्भव का क्या होगा? तद्भव शब्द हम लोग उस शब्द को कहेंगे जो संस्कृत भाषा से विकृत होकर या संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयुक्त होने लगता है। ठीक है, उसको हम लोग कौन सा शब्द कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। तत्सम में हम लोग देखे थे कि संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों आ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव में क्या है कि संस्कृत से विकृत होकर के क्या होता है? हिंदी में प्रयोग होने लगता है, उसको हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे संस्कृत शब्द है इधर, उसके बाद में फिर इधर हिंदी। तो देखिए संस्कृत शब्द उज्ज्वल, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये उज्ज्वल हिंदी में जब प्रयोग होने लगता है तब हिंदी में उजला शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब उज्ज्वल से वो परिवर्तन या विकृत होकर के क्या बन गया है? उजला। ठीक है, तो ये तद्भव क्या होता है? संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में प्रयोग होता है, वैसे शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा उदाहरण देखिए, हस्त। ठीक है, हस्त ये संस्कृत शब्द है, और संस्कृत से परिवर्तन होकर के हिंदी में हस्त शब्द का प्रयोग हाथ शब्द से करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो तद्भव और तत्सम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला जो हम लोगों का जो प्रकार है उसके बारे में। देशज, देशज और उसी को क्या कहेंगे? देसी भी कहेंगे। ठीक है, देशज और देसी भी कहेंगे। तो देशज और देसी शब्द किसको कहेंगे? ठीक, ये देशज शब्द भी दो शब्द से मिलकर के बना है, देश धन ज। ठीक है, और इसका अर्थ होता है देश में जन्मा। देशज का अर्थ होता है, क्या होगा? देश में जन्मा, देशज देश में जन्मा। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण यहाँ पे, लोटा, ठेठ और पगड़ी, पेट आदि। ठीक, तो ये क्या है?
ये लोटा, ठेठ और पगड़ी ये देश में ही जन्मा हुआ शब्द है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं क्या बोलते हैं देशज के बारे में थोड़ा सा और समझा देती हूँ। ये जो देशज है, देशज शब्द हम लोग ऐसे शब्द को कहेंगे जो देश में जन्मा है। ठीक है, देश में जन्मा हुआ शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। ये शब्द कैसे देश में मतलब वो होता है ना, जन्म लेता है। ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए शब्द होते हैं, उसको क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, देशज शब्द का उदाहरण ये है लोटा, ठेठ, पगड़ी और थैला, गड़बड़, ये सब हो सकता है। ठीक, उसके बाद में फिर ये जो तीसरा जो उदाहरण है, नहीं चौथा है ना, ये जो विदेशज है वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे जो शब्दों का भेद है या प्रकार है, उसमें से ये चौथा नंबर का जो प्रकार है वो है देशज, विदेशज या आगत भी कह सकते हैं, विदेशज या आगत। ठीक है, इस विदेशज का अर्थ होता है, मतलब विदेशज हम लोग वैसे शब्द को कहेंगे जिसका जन्म विदेश में हुआ है। ठीक है, विदेश से जन्म कर आया हुआ, या विदेश का जो शब्द है या विदेशों में उसका जन्म हुआ है, विदेशी भाषा में उसका प्रयोग होता रहा है, ऐसा भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी भाषा। लेकिन ये विदेशी भाषा कैसा बनता है, तो देखिए, या आगत, उसी को आगत मतलब क्या हो सकता है, आगत का अर्थ बोलेंगे तो आया हुआ। ठीक है, आया हुआ मतलब विदेशी से आया हुआ भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। ठीक है, हिंदी में ऐसा शब्द क्या बोलते हैं, ये जो हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं। ठीक है, मतलब अनेक शब्द हैं जो हैं तो विदेशी मूल के। ठीक, मतलब विदेशों में प्रयोग होने वाली भाषा हैं या विदेशी के मूल भाषा हैं, पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, मतलब शब्द तो विदेश के ही रहते हैं और विदेशों में ही उसका प्रचलित रहता है, लेकिन कुछ आपसी संपर्क या परस्पर संपर्क के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रचलित हो जाता है, तथा अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे। ठीक है, मतलब दूसरे भाषा से आए हुए शब्द को क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। और विदेशज शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया जाता है और कुछ को थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, विदेशज और आगत। ठीक, विदेशज विदेश में जन्मा हुआ, आगत आया हुआ, तो विदेशी भाषा या दूसरे भाषा से आया हुआ शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशज। ये भाषा क्या रहता है, मतलब मूल तो विदेश का ही रहता है, लेकिन कुछ संपर्क की वजह से क्या होता है, हम लोगों के भाषा में उसका प्रयोग या हमारे देश में उस शब्द का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, तो वैसा भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशज भाषा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण, जैसे अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी विदेशी शब्द है, लेकिन हम लोगों के देश में भी इस शब्द का प्रयोग होने लगा है या इस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तुर्की, पश्ती, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी, चीनी, जापानी ये आदि देश से आया हुआ शब्द होते हैं। ठीक, इतना हो गया होगा। उसके बाद में फिर अगला जो हम लोगों का ये जो भेद है वो है क्या है, संकर शब्द। ठीक है, संकर का मतलब क्या हो सकता है, संकर का अर्थ होगा, संकर मतलब मिला हुआ। ठीक है, मतलब दो भिन्न भाषाओं से आकर, अर्थात दो भाषा में से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा आप लोग।
दो भाषा के मेल से या दो भाषा से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो भाषा से बने शब्द, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको देख लीजिएगा। जैसे वाक्य जमता है वैसे ना, दो भिन्न भाषाओं से आकर अर्थात दो भाषा से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। ठीक है, मतलब दो भाषा से मिल करके यहाँ पे जो शब्द बनता है उसको क्या कहेंगे? संकर। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण में देखिए रेल। रेल शब्द है अंग्रेजी और गाड़ी शब्द है हिंदी, और ये दोनों मिल करके, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द और हिंदी भाषा का शब्द मिल करके क्या हो गया है? रेलगाड़ी। ठीक है, तो संकर शब्द का मतलब समझ गए होंगे। दो भाषा से मिल करके जो शब्द बनता है उसको क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। उसी तरह से और दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, जैसे छायादार। छाया शब्द क्या रहता है? संस्कृत रहता है, और दार शब्द क्या है? फारसी। और दोनों शब्द के मिलने से या दोनों शब्द के मिलन से क्या बन जाता है? छायादार बन जाता है। ठीक है, तो संकर शब्द का भी अर्थ समझ गए होंगे और उदाहरण भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, उत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के आधार पे शब्दों का भेद को। ठीक है, उसके बाद में फिर अगले क्लास में हम लोग आगे वाला जो वर्गीकरण का आधार है, जैसे व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पे, रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, इसके आधार पे हम लोग अगले दिन अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।